बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेट पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आइए साथियों, हम लोग कुछ सुर्खियों पर विचार करते हैं जो कल चर्चा में थे। तो आइए देखते हैं सबसे पहली खबर कौन सी है। तो सबसे पहली खबर आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसी सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। ये किसी सिनेमा का पोस्टर देख रहे होंगे। वास्तव में कल बुलंद मेज मूवी को पूरा राजभवन परिवार यानी कि जो राजभवन है उसके सचिवालय के सभी कर्मचारी और साथ में राज्यपाल सुश्री यूके जी, इन सबों ने कल जाकर इस सिनेमा को थिएटर में जाकर देखा है। तो इसीलिए यह सिनेमा कल चर्चा में थी। तो आइए इस सिनेमा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो सिनेमा है बुलंद मेज, इसके जो कलाकार हैं, मुख्य कलाकार हैं, एक प्रसिद्ध कलाकार श्री ओमकार दास मानिकपुरी जी। आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2010 में बनी पिपली लाइव मूवी में भी ये अपनी मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। इस पिपली लाइव में ओमकार दास मानिकपुरी जी के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे। तो आइए देखते हैं बुलंद मेज को लेकर और तथ्यों को। तो ये आप देख रहे हैं खबर, राज्यपाल सुश्री यूके ने राजभवन परिवार के साथ देखी बुलंद मेज फिल्म। यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो फिल्म है भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित है। यह फिल्म भूलन कांदा नामक उपन्यास पर आधारित है। भूलन कांदा एक पादप होता है और ग्रामीणों का मानना है छत्तीसगढ़ कि इस पौधे का अगर स्पर्श हो जाता है तो वह व्यक्ति अपनी याददाश्त खो बैठता है। तो यह फिल्म उसी पर आधारित है और यह फिल्म न्याय प्रणाली और छत्तीसगढ़ ग्रामीण व्यवस्था को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित करती है और इसी कारण से इस फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया गया। 67वें फिल्म पुरस्कार में इस फिल्म को बेस्ट रीजनल कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है इसको। तो ध्यान रखेंगे, और यह छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो कैटेगरी क्या था? क्षेत्रीय फिल्में। तो क्षेत्रीय फिल्म में यानी जो रीजनल लैंग्वेज में बनती है तो उसमें फिल्मों का चुनाव किया जाता है। तो सभी राज्यों में से जो अव्वल थी वो थी बुलंद मेज थी। और जो यह फिल्म है वर्ष 2021 में इसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है क्षेत्रीय फिल्म वर्ग में। और यह जो फिल्म पुरस्कार था ये 67 नंबर का था। इसके जो निर्देशक हैं आप देख रहे होंगे, मनोज वर्मा जी हैं, मुख्य कलाकार ओमकार दास मानिकपुरी जी हैं। और यह भूलन कांदा नामक उपन्यास पर आधारित है। और भूलन कांदा नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो संजीव बख्शी ने लिखा हुआ है। साथियों, सिनेमा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ समाज को सही दिशा देना होता है। समाज की कुरीतियों को सामने लाया जाता है। वास्तव में कला समाज का आईना होता है, लेकिन वर्तमान में सिनेमा में हिंसा का इतना ज़्यादा प्रयोग होता है, डबल मीनिंग बातें की जाती हैं जो समाज को सही दिशा के बजाय गलत दिशा की ओर अग्रसित कर रहा है। तो वैसे में बुलंद मेज इस अंधकार भरे दुनिया में एक चिंगारी है, एक लौ है। तो इसीलिए यह फिल्म विशेष बन जाती है और इससे जुड़े तथ्यों को याद कर लेना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो इस फिल्म के जो मुख्य कलाकार हैं श्री ओमकार दास जी मानिकपुरी जी हैं। इस फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म से नवाजा गया है और इसको क्षेत्रीय वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा जी हैं और यह फिल्म बुलंद कांदा नामक उपन्यास पर आधारित है जो संजीव बख्शी जी की लिखावट है। तो इससे जुड़े तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। आप यहाँ देख रहे हैं, चालू खरीफ सीजन में किसानों को अल्पकालीन ऋण वितरण जारी है।
इस साल किसानों को 5800 करोड़ ऋण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है 5800। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2022 में कितना ऋण देने का लक्ष्य रखा है खरीफ सीजन में, तो आप बताएंगे 5800 करोड़। 5800 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक 4340 करोड़ रुपए ऋण दिया जा चुका है। तो आइए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो अल्पकालीन ऋण होता है इसका अर्थ क्या होता है, कौन इसको वितरित करता है और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। तो अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है ऐसे ऋण जिसकी अवधि 0 से 15 माह तक होती है, वह अल्पकालीन ऋण होता है। 15 माह तक चुकाना रहता है किसानों को। यह अल्पकालीन ऋण किसानों को कौन देता है, तो मानिए यह कोई एक किसान है और इसको ऋण कौन प्रदान करेगा, तो इसको ऋण प्रदान करते हैं पैक्स। पैक्स क्या है, पैक्स है तो हिंदी में इसका प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग इसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। पैक्स का फुल फॉर्म है और इसका हिंदी अर्थ है प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। तो किसानों को अल्पकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो पैक्स करता है। वर्ष 2014-15 से ही वर्ष 2014-15 से 0% पर किसानों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। कौन करता है, तो पैक्स करता है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी करता है। 2006 के आसपास यह जो ऋण की जो दर थी वह 9% थी और 2015 से 0% पर ऋण दिया जा रहा है। ये जो पैक्स होते हैं छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 2058 है। ये भी एक आंकड़ा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी आपकी परीक्षा से दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कितना प्रतिशत पर ऋण दिया जा रहा है अल्पकालीन, और यह कब से दिया जा रहा है, तो 2015 से और 0% पर दिया जा रहा है। ये जो पैक्स होते हैं इनको पैसा कहाँ से मिलता है किसानों को देने के लिए, तो इनको मिलता है जिला सहकारी बैंक मर्यादित से। जिला सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़ में जिला सहकारी बैंक मर्यादित जो जिला स्तर पर काम करते हैं और इन्हीं की शाखाएं प्राथमिक कृषि सहकारी समिति होती हैं और छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 6 है। और जिला सहकारी बैंक मर्यादित को कौन कंट्रोल करता है, तो छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक मर्यादित, जिसको एपेक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सहकारी बैंकों में यह सबसे शिखर पर है और इसके अध्यक्ष अभी बैजनाथ चंद्राकर जी हैं। तो इनको पैसे, तो छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक मर्यादित पैसे का वितरण करता है जिला सहकारी बैंक मर्यादित को, जिनकी संख्या छत्तीसगढ़ में 6 है। अंबिकापुर में है, रायपुर में है, बिलासपुर में है, दुर्ग में है और जगदलपुर में है। तो ये आप 6 याद रखेंगे। और यह पैसा जो इनको मिलता है जिला सहकारी बैंक मर्यादित को, वह पैसा वो दे देते हैं पैक्स को और पैक्स वो पैसा दे देता है किसानों को। तो छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक मर्यादित को पैसा कहाँ से मिलता है, तो इसको पैसा मिलता है नाबार्ड से। आरबीआई ने यह जिम्मेदारी नाबार्ड को दी है और यह जो एपेक्स बैंक है छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक मर्यादित, यह आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करता है। तो इसको विनियमित करने का काम आरबीआई करता है, जबकि वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने का काम नाबार्ड करता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़े कुछ और आंकड़े हैं, ये भी देख लीजिए आप। तो वर्ष 2021-22 में 1 अप्रैल 2021 से लेकर
30 सितंबर 2022 तक यानी कि पिछले खरीफ सीजन में सरकार ने 47.77 करोड़ का ऋण वितरित किया था। इस वर्ष कितने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5800 करोड़ का। अभी आपने ऊपर इसको देखा हुआ है। तो अभी देखिए इस साल सरकार कितना दे पाती है। 5800 करोड़ का लक्ष्य है और सरकार ने अभी तक 43-40 करोड़ वितरित कर दिया है, तो यानी इसके करीब ही हैं। इससे पहले देख लेते हैं तो वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक सरकार ने 5048.03 करोड़ का ऋण वितरित किया था। तो यहाँ आपके सामने कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि वर्ष 2020 में सरकार ने 5048.03 करोड़ का ऋण वितरित किया। वर्ष 2021 के खरीफ सीजन में सरकार ने 47.77 करोड़ का ऋण वितरित किया। वर्ष 2022 के खरीफ सीजन में सरकार ने लक्ष्य रखा है 5800 करोड़ का और अभी तक कितना वितरित किया जा चुका है? तो यहाँ ये आंकड़े आपके सामने है, 40-43 करोड़ किया जा चुका है। ये आप देख रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे और कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं अगले खबर की ओर। ये अगली खबर आप देख रहे हैं, उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047। यह कौन मना रहा है? तो इसको मनाने का काम कौन कर रहा है? तो विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया जा रहा है इस कार्यक्रम को। और इसमें भारत सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं जो पावर सेक्टर में सक्रिय हैं और जो डिस्कॉम होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी होते हैं, दरअसल साथियों बिजली को बांटने का काम डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी करती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड CSPDCL यह काम करता है। तो यह जो उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर है इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। और वह किसके माध्यम से करेगा? तो CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और राज्य डिस्कॉम के जरिए। यह कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो 25 से 30 जुलाई तक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यहाँ लिखित है, आप देख लेंगे, मैं बता देता हूँ। इसका उद्देश्य है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी की 75वीं सालगिरह को। तो इस वर्ष हम लोग अपने पावर सेक्टर में जो भी परिवर्तन हुए हैं आज़ादी से लेकर अब तक, जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी आधुनिकता को हमने अपनाया है पावर सेक्टर में या जो भी नवाचार को हमने अपनाया है उसका महिमा मंडन करना है हम लोगों को। ऊर्जा बचत कैसे की जाए और भविष्य में ऊर्जा की क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर जागरूकता लोगों में फैलाई जाएगी। और जागरूकता फैलाने के लिए सरकार नुक्कड़ नाटक का प्रयोग करेगी, फिल्म दिखाए जाएंगे, ब्रोशर बांटी जाएगी, पॉम्पलेट के जरिए जागरूक करेगी। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या बनता है? उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047। तो आपसे पूछा जाएगा यह कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो विद्युत मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कब से कब तक किया जा रहा है? तो 25 से 30 जुलाई तक 2022। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो परिवर्तन के बारे में, बिजली क्षेत्र में नवाचार के बारे में, आधुनिकता के बारे में जागरूकता फैलाना, ऊर्जा बचत कैसे की जाती है, आने वाले समयों में ऊर्जा का भविष्य क्या होगा, हम लोग थर्मल पावर प्लांट से क्या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी। और उसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का सहारा लिया जाएगा, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी स्थल पर पोस्टर बैनर का भी सहारा लिया जाएगा। तो ये भी एक खबर है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसको क्यों लिया गया है कि श्रीमती अनिल भेड़िया जी कल कार्यक्रम में शामिल हुई थी। कहाँ? तो बालोद में।
छत्तीसगढ़ में भी यह कार्यक्रम हर जिले में चलाए जा रहे हैं। क्योंकि यह गतिविधि छत्तीसगढ़ में हो रही है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की परीक्षा की दृष्टि से यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा खबर आप देख रहे हैं, विश्व बाघ दिवस जो 29 जुलाई को होता है। 29 जुलाई को यहाँ पर देख रहे हैं क्या घटना हुई। वन मंत्री श्री अकबर ने कानन पिंडारी जू में बाघ के 4 नन्हे शाखों का किया नामकरण। तो ये नामकरण आप ये ध्यान रखेंगे, नरमितान, मादा आनंदी, रश्मि और दिशा। तो आपसे पूछा जा सकता है रश्मि किसका नाम है, तो बाघ का नाम है। दिशा किसका नाम है, तो बाघ नामक जंतु का नाम है। आनंदी किसका नाम है, तो बाघ नामक जंतु का नाम है। नरमितान किसका नाम है, तो बाघ नामक जंतु का नाम है। तो यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग विश्व बाघ दिवस को लेकर कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विश्व बाघ दिवस के बारे में जानें। तो यह कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर सम्मेलन हुआ था और उसी दौरान यह निर्णय लिया गया था कि 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मेलन में यह भी संकल्प लिया था कि वर्ष 2022 तक टाइगर की संख्या को दो गुना करना है। इसको 2x2 समिट भी कहते हैं। 2x2 का मतलब है, T×2 का मतलब है टाइगर को 2 गुना करना है। तो इसमें ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी में निर्णय लिया गया था विश्व बाघ दिवस को लेकर, और इसमें यह भी निर्णय लिया गया था वर्ष 2022 में टाइगर की संख्या को 2 गुना करना है। भारत ने इस लक्ष्य को 2018 में ही प्राप्त कर लिया। 4 वर्ष पूर्व भारत में वर्तमान में 2967 बाघ हैं और 2006 के आसपास भारत में लगभग 1400 बाघ थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं 1400 से यह डबल हो गया। तो यहाँ पर यह भी जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ कुछ राज्यों में से ऐसा है जहाँ बाघों की संख्या में कमी आ रही है। वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ में 46 बाघ थे, जो 2018 में घटकर 19 हो गई है। तो ये 19 ये नंबर आपका महत्वपूर्ण है। आपको कथन बनाकर दिया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या में कमी आ रही है और छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 है। पूरे देश भर में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। बाघों की संख्या भी महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में भी बाघों की संख्या महत्वपूर्ण है। और यह टाइगर सम्मेलन या सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग नामक एक जगह है रूस में, वही 2010 में हुआ था। इसको T×2 समिट भी कहते हैं। आइए थोड़ा सा बाघ के बारे में भी जान लेते हैं। बाघ को आप जानते हैं कि यह पोषण स्तर के शीर्ष पर स्थित होता है। पोषण स्तर के शीर्ष पर स्थित जंतु है और अगर पारिस्थितिकी संतुलन बनाना है तो बाघ की अत्यंत आवश्यकता है। बाघ शाकाहारी जंतुओं की संख्या को नियंत्रित करता है, जैसे हिरण को अपना भोजन स्वरूप ग्रहण करता है। अगर हिरण बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चराई होगी, जिससे पारिस्थितिकी का अवनयन होता है। तो अगर पारिस्थितिकी को हम लोगों को संतुलन में रखना है, स्वस्थ रखना है, तो बाघों को भी हम लोगों को बचाना ही होगा। क्योंकि अभी जो बाघ है, जो पूरे जितने भी विश्व में बाघ पाए जाते हैं उसका 70% भारत में ही पाया जाता है। और ये जो टाइगर समिट की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ 13 टाइगर रेंज देशों ने भाग लिया था और उन सभी ने यह संकल्प लिया था 2 गुना किया जाएगा।
लेकिन इसमें भारत ने दोगुना किया हुआ है। तो भारत में पूरे विश्व में जितने भी बाघ पाए जाते हैं उसका 70% भाग भारत में पाया जाता है, बाकी 30% रूस और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो बाघ पोषण स्तर के शीर्ष पर स्थित होता है और यह एक अम्ब्रेला प्रजाति है। अम्ब्रेला प्रजाति का मतलब यह है साथियों, जब हम लोग बाघ का संरक्षण करते हैं तो अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण हो जाता है। जैसे कि बाघ के संरक्षण के लिए हम लोग टाइगर रिजर्व की स्थापना करते हैं, तो उस टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ साथ हिरण का, पादप जंतु का, सांप का, बिच्छू का, पक्षियों का, गिरगिट का, छिपकली, उन सभी का संरक्षण वहाँ होता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे बाघ को लेकर। और आप जानते हैं कि वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है। यह प्रश्न तो न जाने कितनी परीक्षाओं में कितनी बार पूछा गया होगा। तो आज के गोट में साथियों हमारे पास इतनी ही सुर्खियां थी। अगली सुर्खियां लेकर मैं कल फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अगर आप लोग इससे संबंधित, आज के गोट से संबंधित जो भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको आमंत्रित भी करता हूं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम सभी।